सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है या सामाजिक विज्ञान में पढ़ते क्या है। विषय अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले विषय के बारे में जानना जरूरी है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं हमेशा की तरह। एक किसी लड़की की कहानी हो सकती है, आप चाहें तो अपना नाम ले सकते हैं। ठीक, ये अगर किसी जगह पे रहता है और अगर वो घर के अंदर है अभी, मतलब अपने फैमिली के साथ है, तो कोई वी नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ अगर है तो एक ग्रुप में है। ठीक है, इतना धीरे धीरे समझते हैं। वो बाइक से निकल के ठीक सड़क से होता हुआ सीधा बैडमिंटन कोर्ट पहुंच जाता है और घर से निकलने से पहले वो नाश्ते में रोटी खाता है, रास्ते में पेट्रोल अपनी स्कूटी के लिए पेट्रोल लेता है। ठीक है, और गांव का अगर उसके नक्शा बनाएंगे तो ये कुछ नक्शा आता है कि ये नदी है। ठीक, और ये बाकी जितने हैं ना ये सब इसके पड़ोसी हैं। अब जब विपुल घर में मतलब ये जब लड़का घर में था, वी नाम का लड़का जब घर में था ना, तब वो अपने ग्रुप में था, एक समूह में था। जैसे मैं और आप समूह हैं। ठीक है, हमारे बीच कोई नियम कानून नहीं है, तो ये समूह है, कैसे भी रह सकते हैं। ठीक है, अब घर के अंदर तो हम कैसे भी रह सकते हैं ना, स्कूल हमें ड्रेस पहन के जाना होता है, तो वैसे ही समझते हैं। ठीक है, तो जब ये सोसाइटी में गया ना, तो मतलब अब ये बाहर निकल गया तो इसको सोसाइटी बोलेंगे। ठीक है, ब्रॉडली समझते हैं। ठीक है, सोसाइटी ये कहाँ चला गया, सोसाइटी में। अच्छा, सोशल साइंस ना एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आप फुल प्रूफ आंसर नहीं दे पाओगे। तो हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें क्या चलेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मान के चलेंगे। किसी को नहीं पता उस चीज़ का आंसर, आप टेंशन मत लो, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में भी पूछेगा तो आपको लगभग लगभग लिखना है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। कुछ डाउट रहेगा तो बिल्कुल क्वेश्चन करना है। कोई आंसर ना दे तो मैं दे दूंगा, मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब एक छोटा सा नक्शा हम लोग देख लिए। यहाँ पे बीच बीच में कहीं पे पेड़ पौधे हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझते हैं। यहाँ पे कहीं पे खेती हुआ होगा। ये सारा चीज़ क्या है, एक सोसाइटी है। ठीक है, तो अब सोसाइटी समझ गया। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी का मैं जब अगर कोई रफ अगर मैप बना दूं तो मैं भूगोल पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर वो सोसाइटी कब से है, कैसे है, क्यों है, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो फिर मैं इतिहास पढ़ना चाह रहा हूँ। सोसाइटी के अगर रूल रेगुलेशन, जैसे मैं बताया कि घर के अंदर ही रह सकते हो, घर के बाहर अगर नहीं, घर के बाहर जाओगे तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं राजनीतिक विज्ञान की बात करता हूँ। और जो मैं फ्यूल डलाया, ठीक है, उसको मैंने कुछ पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आर्थिक व्यवहार के बारे में बात करता हूँ, मतलब लोगों के आर्थिक व्यवहार के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मैं अर्थशास्त्र, एक चर्चा इस पे रहेगी पूरी ब्लूप्रिंट पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं संसाधन और विकास से। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम संसाधन और विकास है। संसाधन क्या है, संसाधन एवरीथिंग वी कंज्यूम वी कैन कॉल इट संसाधन या रिसोर्स। ठीक है, हम लोग जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं वो संसाधन है। ठीक है, अगर मैं 3 काम आपसे पूछूं अगर दिनचर्या का अपने, तो लेट से कि मैं 3 ब्रॉडली बोलता हूँ कि मैं रोटी खाया। ठीक है, यहीं पे बना था ये। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले रोटी खाया, फिर क्या किया, बैडमिंटन खेलने गया, और उसके बाद मान लो कि अभी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वाला क्लास का लेक्चर देखा। ठीक है, 10th क्लास का कोई बच्चा है। रोटी उसको कहाँ से मिला, रोटी उसको मिला एग्रीकल्चर से, कृषि बोलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी समझते हैं। बैडमिंटन कहाँ से मिलेगा उसको, इंडस्ट्री से मिलेगा। और लेक्चर वो देख रहा है, मतलब किसी का सर्विस ले रहा है, ये समझ लेते हैं, कोई उसको सेवा दे रहा है अपनी। ठीक है, किसके बदले में सेवा दे रहा है देखते हैं। इंडस्ट्री क्या, उद्योग। ठीक है, ये 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के। ठीक है, मेन बात जो मैं बताना भूल गया कि ना, अच्छा ये सोसाइटी कैसे मिला, बहुत सारे ग्रुप में मिला, ग्रुप बन के मिला सोसाइटी। वो ये है ना कि ये सारे सब्जेक्ट ना एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ ना मिक्स करके पढ़ना है। ये ओवरलैप करते हैं क्या क्या मतलब हो गया कि सारा चीज़ ना एक ना कहीं पे मिलता ही है हमको। ठीक है, कॉमन पॉइंट कुछ ना कुछ मिलता ही है, कॉमन रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अभी आप जो जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, मतलब ये इकोनॉमी और जियोग्राफी को मिला दिए हैं। फिजिकल जियोग्राफी आप 9th में पढ़े हुए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, रोटी, स्कूटी, बैडमिंटन, शॉप, एलपीजी, रोड, मतलब एलपीजी लगा होगा रोटी बनाने के लिए, रोड से वो गया होगा स्कूटी चला के, और बैडमिंटन खेलते टाइम वो पानी पिया होगा। तो ये सारे जितना भी चीज़ में मतलब कोई बच्चा कंज्यूम करता है वो क्या है, संसाधन हो गया। ठीक है, सोसाइटी समझ गया, संसाधन समझ गया। अब संसाधन 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक मैन मेड हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है। अभी समझ लेते हैं। ठीक है, एक मेड हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है, आगे देखते हैं। अब मैन मेड किसको बोलेंगे और नेचुरल किसको बोलेंगे, इन दोनों को बोलने का क्या आधार है, उसके लिए समझना पड़ेगा विकास। स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहला विकास जो मैं पढ़ा हुआ हूँ कहीं पे, वो है कि कोई थे एडविन हबल साहब। ठीक है, उन्होंने 1920 में बता दिया मेरे को क्या, कि 13 अरब साल पहले क्या हुआ है। कब बता दिया,
1920 में, ठीक है। ये मैं 13 अरब लिखने का प्रयास किया हूँ, ये मैं 1900 लिख रहा हूँ, दोनों में अंतर देख सकते हैं। 1920 में बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोशल साइंस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। या मैं इसको 12 अरब लिखूँ और एडविन हबल का नाम ना लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया यही मान के बैठी है कि बिग बैंग हुआ था, ठीक है। अब ये हुआ था कि नहीं हुआ था किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब सोचो ना कैसे मिल सकता है, ये हम बात कर रहे हैं 13 अरब साल पहले की, और 13 अरब साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विकास वहीं से स्टार्ट हुआ है, मान लेते हैं कि पहला विकास, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का विकास हुआ तो बहुत सारा पहले गर्म था, फिर आइस एज आया, फिर मेसोलिथिक और बाकी बहुत सारा एज आया। फिर मान ले हम कहाँ से शुरू करेंगे, जीवन शुरू करेंगे। 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब पृथ्वी का विकास हुआ है ना, पृथ्वी का विकास हुआ। विकास थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करते हैं आगे। अब ये आप पृथ्वी का विकास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। सारा आइस एज वगैरह सारा चीज़ पढ़े होगे आप, तो इसमें नहीं जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन का विकास हम लोग को पढ़ना है। अब पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर कहीं से जल आ गया, कहाँ से आ गया वो अब फिर अलग चैप्टर हो जाएगा। वो पृथ्वी में आ गया, आप समझ लो जल। तो अब जीवन अगर इस तरफ से मैं दिखाऊँ ना, तो जीव क्या था ना, सबसे पहले पानी के अंदर रहा, ठीक है। पानी के अंदर रहा, फिर धीरे धीरे करके बाहर आने लगा, बाहर आने लगा, बाहर आने लगा, बाहर आने लगा। फिर कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए, और मतलब कुछ जानवर ना, स्पीसीज में बोल लूँगा, लेकिन स्पीसीज अलग ही है। आप समझ लें कि कोई प्रजाति समझ लीजिए, प्रजाति है, बहुत सारी प्रजातियाँ काफ़ी बाहर आई, ठीक है। बहुत सारी प्रजातियों में एक प्रजाति आया होमोसेपियंस, इसका आप लोग नाम जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विकास। विकास के लिए 2 शब्द आएंगे, पहला आएगा ग्रोथ और एक आएगा डेवलपमेंट। देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या अंतर है, दोनों थोड़ा सा समझ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। बाकी जितने भी स्पीसीज थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ, सिर्फ ग्रोथ हुआ। ग्रोथ कैसे सर, 2 साल पहले आप अपनी हाइट नापना और 2 साल बाद अपनी हाइट नापना, अभी भी बढ़ सकते हो, आपको आपकी हाइट ना बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी, तो इसको ग्रोथ बोलेंगे। मतलब क्वांटिटी वाला पॉइंट अगर मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड देखते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। स्पीसीज का ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे समझ में आ गया, उसकी हाइट बढ़ गया, ठीक है। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट ना इन सब में नहीं हुआ, बाकी स्पीसीज में नहीं हुआ, ठीक है। बाकी चीज में क्या नहीं हुआ, स्पीसीज में क्या नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इंसान में डेवलपमेंट हो गया। देखते हैं कैसे, इंसान के दिमाग में डेवलपमेंट हो गया। ये ऐसे ना, ये आपका दिमाग है अगर, तो आप ना जब बोलते थे ना, बोलना चालू किए थे तो बहुत मेहनत के बाद बोले हो, बहुत बहुत मेहनत के बाद चले हो। कोई भी काम सीख रहे हो, प्रोसेस यही रहता है, देख लो, ये छोटा छोटा न्यूरॉन्स रहता है, न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, ठीक। ये ना ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से जब भी आप कुछ नया स्किल सीखते हो। बहुत ट्राई किए, फिर बोले, एक दिन ऐसे ही बोल दिए मम्मी, ठीक है। मम्मी बोले मतलब बहुत खुशी हुआ आपको कि अरे यार मैं सफल हो गया, शाबाश बेटा बोले खुद को, और फिर क्या बोले कि और बोलूँगा। फिर क्या सोचे, और बोलता हूँ यार, मम्मी भी खुश होगी और भी खुश होते हैं, चलो सारे लोग मिलके। तो धीरे 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 दूसरे न्यूरॉन डेवलप हुए, ठीक है। और ये ना स्ट्रेंथन होते गए, तो आप आज क्या करते हो, फ्लुएंटली बोल लेते हो, ठीक है। आप चल भी फ्लुएंटली लेते हो, चलना भी आप ऐसे सीखे हो। विकास ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ ना, ये क्या आ गया इसके पास, होमोसेपियंस के पास ना एक संसाधन आ गया, देखो दिमाग के नाम से, ठीक है। किसके नाम से आ गया, दिमाग के नाम से एक संसाधन आ गया। अब देखो संसाधन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है ना, मतलब कि सीमित है। क्या है, सीमित है, ठीक है। देख लेना क्या स्पेलिंग होता है, सीमित है तो क्या होगा, वर्चस्व की लड़ाई होती है इसमें, ठीक है। संसाधन में हमेशा किसकी लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। आई होप कि आपको सामाजिक विज्ञान, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, संसाधन वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य कैसा था, वो सब साइंस में बहुत बार पढ़े हो आप, ठीक है। 6वीं क्लास से यही पढ़ते आ रहे हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब पहले से पता है। स्टार्ट करते हैं कहाँ से, उत्पादन के कार्य का, अच्छा, मनुष्य के उत्पादन के कार्य का दायरा बढ़ते गया, कैसे समझते हैं, ठीक है। समाज के निर्माण होने का अनुमान लगाया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में, कि कैसे थे वो पूरा 6वीं क्लास से पढ़ते आओ, दोबारा नहीं जाएंगे उस पर, ठीक है। अब ये इसमें कृषक और कारीगर समाज में मनुष्य के लिए क्या क्या प्राकृतिक संसाधन रहे होंगे, एक विस्तृत सूची बनाइए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके विकास के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। जिसका विकास मनुष्य किया वो आर्टिफिशियल रिसोर्स, और जिसका निर्माण अगर प्रकृति किया तो प्रकृति से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब मानव भी प्रकृति से ही लेके निर्माण कर रहे हैं ना, मानव अपना तो कुछ निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। मानव क्या नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। आप फिजिक्स अगर पढ़े हो तो ये समझ लो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो आप पढ़ते हो एनर्जी का वही समझ लो,
ठीक है, संसाधन किसका, किसका संसाधन, शक्तिशाली का। जैसे होमोसेपियंस बना तो होमोसेपियंस के पास एक दिमाग आ गया है ना, और दिमाग से क्या, दिमाग आ गया मतलब क्या आ गया, उसका संसाधन आ गया, संसाधन आ गया तो वो शक्तिशाली हो गया। मतलब जिसके पास संसाधन उसके पास शक्ति, या जिसके पास शक्ति उसके पास संसाधन, दोनों दोनों तरीके से बात सही है। ठीक है, नियंत्रण कौन करना चाहेगा, शक्तिशाली आदमी करना चाहेगा। प्राकृतिक संसाधन देख लो क्या है, पानी, तेल, ये तेल समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ जाएंगे, जंगल, जंगल से क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, आवास निर्माण के लिए चट्टान का उपयोग होता है, पता है, सीमेंट वगैरह सारा चीज़ कहाँ से बनता है, खनिज से, कोयला, मिट्टी, बर्तन, सारा चीज़ मिट्टी कृषि पे होता है। इसको भूमि संसाधन, ये आपका नेट चैप्टर है, अभी से देख लो, इसको भूमि संसाधन बोलेंगे। ठीक है, भूमि का भी उपयोग हो रहा है, भोजन और ऊन भेड़ वगैरह से प्राप्त होता है, सारा चीज़ आपको पढ़ाने का जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए। ये देखो, जंगल, जमीन, पानी से पूरे समाज की प्रॉपर्टी मानी जाती है। और पहले के लोग क्या थे, संसाधन का महत्व समझते थे, देवी देवता मानते थे। आज भी लोग कई जगह देवी देवता मानते हैं, हम भारत में रहते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी में से एक वर्ग आया ना जो कि थोड़ा सा शक्तिशाली था, या तो बाई पावर शक्तिशाली हुआ या फिर बाई रिसोर्स शक्तिशाली हुआ, पर वो शक्तिशाली हो गया, बाई रिसोर्स ही शक्तिशाली उसको समझ लेते हैं, तो कुछ लोग शक्तिशाली हो गए। ठीक है, वो लोग बन गए मुखिया। मुखिया कहाँ के, या तो गांव के, कस्बे के, या पूरे विश्व के। उन्हीं मुखिया में से एक हमारा था जिसका नाम सुने होंगे, ग्रेट ब्रिटेन। 1760 में यहाँ होता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब कि संसाधन का नया निर्माण करने का तरीका, संसाधन निर्माण करने का एक नया तरीका। इसमें ये लोग लगाए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब कि फैक्ट्री, कुछ बनाने का फैक्ट्री। अब एज्यूम करो कि हाथ से बनाओगे सामान जल्दी बनेगा या फैक्ट्री में बनेगा, तो फैक्ट्री में बनेगा। ठीक है, फैक्ट्री बढ़ने से क्या हुआ पता है, कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन बढ़ने से डिमांड बढ़ गया, या डिमांड बढ़ने से कंजम्पशन हो गया, ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या फिर बढ़ गया, नेचुरल रिसोर्स पर निर्भरता बढ़ गई। ठीक है, इसका डिमांड बढ़ गया। ठीक है, सीधा सीधा किसका डिमांड बढ़ गया, नेचुरल रिसोर्स का डिमांड बढ़ गया। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री बढ़ने से काम आसान हो गया, काम आसान हुआ तो कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो नेचुरल। अच्छा, ये जो डिमांड बढ़ा ना, इसी को डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स बोलोगे। ठीक है, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुका है, इसीलिए डेवलपमेंट करने की, रिसोर्स का डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। जैसे मोबाइल और इंटरनेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको इसके विकसित करने की जरूरत पड़ेगी, वही बात हो रही है। और वो कहाँ से बात होगी, कहीं ना कहीं वो नेचर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, 1760 में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। उद्योग एक, चूंकि अब ये लोग संसाधन इजीली, मतलब कुछ भी चीज बना सकते थे, इजी था इनके लिए संसाधन पाना, तो अब ये लोग निकले सैर पे। कहाँ सैर पे, सारी दुनिया की सैर पे। यहाँ पे खोजी यात्रा लिखा है। ये 1760, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे भारत का क्या लेना देना, तो मैं भारत से आपका लेना देना समझा देता हूँ कि भारत का लेना देना कैसे होगा। कि 1757 में होता है, देखो, बैटल ऑफ प्लासी, इसको बोलते हैं भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट, मैं मानता हूँ। ठीक है, सेम टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटेन मजबूत हो रहा था, और वो सेम टाइम पे क्या हुआ, इंडिया में जीत गया। अब इंडिया में बंगाल में जीता। ठीक है, यहाँ से इसको इंडस्ट्री मिल गया, और यहाँ से बंगाल पूरे, मतलब बंगाल जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड किसके पास है, बंगाल के पास है। ठीक है, अब इंडस्ट्री और भूमि, दो चीज़ मिल गया इसको, और इससे लोग इतने ताकतवर बन गए कि इनके साम्राज्य का सूर्यास्त ही नहीं होता था। ठीक है, बहुत लगभग पूरी पृथ्वी को गुलाम बना लिए थे, या सही भाषा में बोलूँ तो उपनिवेश बना लिए थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत कहानी हो गई, आप लोगों से बात करना अलाउड नहीं है। ये एशिया, अमेरिका और अफ्रीका सबको कॉलोनाइज कर दिए। ठीक है, उपनिवेश बना लिए। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। पुराने लोग थे, इंडिया वाले कबीलाई लोग जो अफ्रीका में रहते थे, ये सारे लोग भोग की वस्तु नहीं मानते थे, पर एक ग्लोबलाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, लिबरल इकोनॉमी हम लोग बोलने का कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि मोस्टली जो ना वेस्ट और ईस्ट में, मतलब वेस्ट में, और वेस्ट कहने का मतलब है कि यूरोप और अमेरिका और इंडिया में, इंडिया या एशिया में क्या अंतर है, तो सिर्फ उनकी इकोनॉमी का अंतर है और थोड़ा सा उनकी कल्चर का अंतर है। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कला, संस्कृति, इकोनॉमी, इतिहास, भूगोल, राजनीति, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लास्ट तक में समझ में आ जाएगा कि ये सारी सब्जेक्ट एक ही हैं। ठीक है, तो अब देखो, शक्ति टकराव आज भी जारी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो यूक्रेन देश है, 2-3 साल से रसिया और यूएसए के बीच में फंसा हुआ है। अब आपको न्यूज़पेपर में भले ये ना पता चले कि अच्छा रसिया से तो फंसा, यूक्रेन से, यूएसए से कैसे फंसा है। कुछ दिन पहले इनके राष्ट्रपति गए थे यहाँ पे। आप वीडियो वगैरह अगर कभी टाइम मिले तो देख लेना, क्या क्या बहस हुई थी। बहस क्यों हुई थी, क्योंकि यूक्रेन जो एक कमजोर राष्ट्र है, वो कमजोर राष्ट्र के पास संसाधन है, और संसाधन कौन लेना चाह रहा है, शक्तिशाली लोग लेना चाह रहे हैं। ये दोनों शक्तिशाली हैं। ठीक है, इसीलिए टकराव भी जारी है। ये समझाने का कोशिश किया गया है। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक मानते रहे। ठीक है, असीम नहीं है ये मान लिए। ठीक है, अब देखो 1950 में जब सारा मतलब 1760 में औद्योगिक क्रांति चालू हुआ, ब्रिटेन से लेकर सारे विश्व में पहुंच गया। 1950 में हम आज़ाद हुए।
ठीक है, 1950 में के ही आसपास ना क्या हुआ कि एक कोई आदमी था, देखो रेचल कार्सन, ठीक है, वो रोज मतलब जैसे नोटिस करता था ना, तो पहले उसके घर के आसपास चिड़िया वगैरह सुनाई देते थे, बहुत सारे गौरैया पक्षी और तितली ये सब थे, लेकिन वो अब नहीं रहे, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। तो उसने बुक लिखा। अब इस बुक के आधार, इस बुक का हम लोग अगर रेफरेंस लें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहाँ से बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होगी, जिसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वो पर्यावरण और भविष्य की भावी पीढ़ियों की आवश्यकता दोनों को ध्यान में रख के काम करने की बात करता है। ठीक है, अब देखो डीटीटी का साइड इफेक्ट बताया गया है, मछली के उसमें जाके मर जाते हैं, सब इन्वायरमेंट वाला चीज़, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ोगे आप। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का विषय सामाजिक विज्ञान को पढ़ने, सामाजिक विज्ञान की तरफ पढ़ने का ट्राई करेंगे कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इससे हम मतलब हम क्वेश्चन करेंगे बराबर कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चित्र 1.3 से। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये ना डेली हो रहा है, रोज़ हो रहा है, और ये तो सिर्फ आप मछली देख रहे हो। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं ना जिसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, स्पीसीज ऐसी हैं जिसको आप देख नहीं सकते। कोरोना वायरस जिसमें सुने होंगे, ये तो हार्मफुल था, लेकिन कई सारी ऐसी अच्छी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख नहीं सकते, और वो पूरा बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। अब बैलेंस क्या होता है देखते हैं। और ये मरती क्यों है? औद्योगिक वेस्ट के कारण मरती हैं, आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अपशिष्ट किसको बोलेंगे? अपशिष्ट बोलेंगे जो पर्यावरण को खराब करते हैं, ठीक है, प्रदूषित करते हैं, उसको अपशिष्ट बोल देंगे। औद्योगिक उत्पादन ने इसको बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। ठीक है, अब नेचर में एक चीज़ है बैलेंस करने का खुद को, ये आएगा शायद नीचे। लेकिन पहले उस पर ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या क्या है। आपके लिए क्वेश्चन आंसर जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड है। पिछले 10,000 वर्षों में क्या प्रकृति से रिश्ता रहा है मनुष्य का, तो प्रागैतिहासिक काल पूछना चाह रहा है, प्री इंडस्ट्री पूछना चाह रहा है, और इंडस्ट्रियल एरिया में पूछना चाह रहा है। मतलब 18वीं से 19वीं शताब्दी से पहले लिख सकते हो, या आज से पहले भी लिख सकते हो, ये आप समझ जाओगे, आंसर लिख सकते हो इसका। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है, ये आप लिख लोगे, मेरा पूरा भरोसा है। अगर नहीं लिख सकते तो फिर अगेन इन्वायरमेंट वाली बुक बार उठा लेना। ठीक है, संपदा मतलब बहुत सारा संसाधन हम समझ लेंगे, उसको संपदा बोल देंगे। ठीक है, प्राकृतिक संपदा के बारे में कबीलाएं मनुष्य समुदायों की क्या सोचती है और इनका उपयोग किस तरह से करते थे? देवी देवता सोचते थे और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते थे। औद्योगिक समाज का ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आदिवासी समाज लिखा है, मतलब ये ओल्ड एज, मतलब पुराने समय वाले लोग की, अब इनकी सोच को जानना है आपको। ठीक है, क्या सोच है ये कर लें आप अगर चाहें तो। ठीक है, डीटीटी कीटनाशक का प्रयोग शायद तक नहीं होता होगा, मच्छर मारने के लिए उपयोग किया जाता था, पर वो बहुत खतरनाक था। देखो, रिसोर्स दो टाइप के हैं, मैन मेड और आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड किसको बोलोगे? मैन मेड इंसान को ना, मैन मेड। ठीक है, और ये सॉरी, मैन मेड और आर्टिफिशियल एक ही है, पर ये नेचुरल। प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे? जिसका विकास मनुष्य ने नहीं किया है, प्रकृति ने किया। जैसे अयस्क से अगर मानो इस्पात निकाल लिया है तो इस्पात क्या हो गया? इस्पात आर्टिफिशियल हो गया। और लौह अयस्क जो था, लौह अयस्क क्या हो गया? ये नेचुरल हो गया। ठीक है, ये प्राकृतिक। और अगर इस्पात बन गया तो मैन मेड। ठीक है, जैसे रोटी रोटी ना मानवीय संसाधन है, नेचर से डायरेक्ट नहीं मिली है। अगर वो रोटी लकड़ी जला के बनी है तो लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और ये सब तो इन्वायरमेंट में दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, हर साल से पढ़ते आ रहे हो। सोशल साइंस पढ़ने का कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, ये एक बोनस टिप दे देता हूँ कि अगर इसका आंसर लिखना है तो इन्वायरमेंट को मैच कर लेना। ठीक है, इसमें अगर 3 मार्क्स का शायद क्वेश्चन आता है, 3 में से 3 पूरा दे देगा अगर इन्वायरमेंट अगर आप थोड़ा सा टच कर लिए तो। लैंग्वेज बस सही रखना। नवीकरण संसाधन देखते हैं। ठीक है, वायु जल वन पशु इत्यादि सब हम क्या मान लेते हैं? नवीकरण संसाधन मानते हैं, यदि इन मनुष्य फिर इनमें से कोई बाधा न डाले तो। ठीक है, जल का रिचार्ज। ठीक है, नवीकरण संसाधन वो है जो कि फिर से आ जाएगा या फिर से फुल हो जाएगा। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, सौर रोज आता है, हवा रोज चलती है, पानी आप रोज ही देखते हो, पीते हो, कभी बारिश भी हो जाता है, तो वो सब रिचार्ज हो जाते हैं। उसी के बारे में बात किया गया है। तो जल रिचार्ज कैसे होता है, और क्या जल रिचार्ज होता है तो टेंशन लेने वाली बात है कुछ, या नहीं है, या दोनों है, या क्या है, समझ लेते हैं। पहले तो साइकिल समझते हैं जल का, कि जल का साइकिल आखिर में होता कैसे है। जल का साइकिल समझते हैं। देखो, यहाँ से ऐसे हीट आएगी, हीट ऐसे पड़ेगी यहाँ पानी पे। अब पानी वेपोराइज होके ऊपर जाएगा। ठीक है, यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पानी वेपोराइज होके और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ना ट्रैप हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कहाँ ट्रैप हो जाएगा, कहाँ रुक जाएगा? एटमॉस्फेयर में। ऐसे एटमॉस्फेयर चारों साइड है ना पृथ्वी के, तो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गया। और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है, जैसे ये देखो, ये पहाड़ पे बारिश हो रहा है ना, ये ठीक है, ये दिखा, ये पहाड़ पे बारिश हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन प्रोसेस, मतलब संघनन, मतलब ठंडा होना।
तो ये जो बादल के साथ पानी ऊपर होंगे, ऊपर उठे हैं, उसमें संघनन की प्रक्रिया होगी और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। यही क्या है, पानी का रिचार्ज है। ठीक है, तो ये वहाँ से वाष्पीकरण और सारा चीज़ समझ गए, आई थिंक सो। ठीक है, वैसे भी ये नहीं, मतलब नहीं भी समझोगे तो कोई नहीं पूछ रहा है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पढ़ने का कोशिश करते हैं आगे। अब ये जल रिचार्ज हो जाएगा, आप समझ जाओगे, पढ़ लेना। ठीक है, ये तो पढ़े ही होगे, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस हम लोग रिवीजन करते चल रहे हैं। जंगल की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते हैं तो नवीकरण चक्र से कैसे बैठाएंगे, तो इमारती लकड़ी को अलग से उगाएंगे। ठीक है, वहीं पे प्रबंधन भी करेंगे उसका, उसी जंगल पे उगाएंगे बार बार, जिसको वन प्रबंधन बोलोगे, और सूखी लकड़ियों का उपयोग करोगे। ठीक है, जंगल की लकड़ियों का एनजीटी वगैरह के नियम थोड़े से टाइट कर दोगे। अगर अच्छे से आंसर लिखना है तो एनजीटी लिख दो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आपकी बुक में दिया नहीं है शायद, अभी तक तो नहीं दिया है। हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तालाब में मछलियों का नवीकरण हो जाता है, देख लेंगे आप। ठीक है, अब इसमें मैं क्या ही समझाऊँ, ये रिप्रोडक्शन वगैरह थोड़ा समझना पड़ेगा मछली का। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं, तो भूमि वो बंजर हो जाती है। ठीक है, बाद में एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, फिर उसमें सेटलमेंट बनता है ना, बहुत कुछ हो जाए। लेटराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, किसको, भूमि को बंजर होने या लवण मृदा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेटराइजेशन बोलते हैं। अब अनवीनीकरणीय संसाधन, लौह, कोयला, खनिज, ये सारी क्या है, अनवीकरण संसाधन है। जैसे कि दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान क्या हो गया, खत्म हो गया, जिला बालोद में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोयला छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, कोयला लिखा है तो समझ लो, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा और विश्रामपुर वाले बेल्ट में। अगर थोड़ा सा सरगुजा में रहते हो आप तो सिंगरौली जानते होगे, सिंगरौली में बहुत सारी कोयला की खदानें हैं। ठीक है, वो सारे बेल्ट में भी। ठीक है, वाड्रफ नगर का एरिया तो इनफैक्ट बोला ही जाता है सिंगरौली बेसिन। क्लियर, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जानना जरूरी है। तेल अगर आज के ही डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 53 वर्ष में खत्म हो जाएगा। 53 वर्ष में आप कितने साल के रहोगे? ठीक है, 15 साल के अगर आप अभी हो तो कितना, 68 साल के हो जाओगे। ठीक है, मैं 88 साल का हो जाऊंगा लगभग। विपरीत असर पड़ेगा भारत पर, विपरीत असर पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास तेल नहीं है, तेल इंपोर्ट करता है भारत। अगर इंपोर्ट करता है तो सप्लाई कम होने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा, और ये प्राइस बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ठीक है, और संसाधन के स्रोतों पर कब्जा न जमा लें। ठीक है, इसी के लिए सब रूल रेगुलेशन बनता है जिसको पॉलिटी में बनोगे, क्योंकि एक दूसरे के संसाधन पर कोई कब्जा ना कर पाए। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह सब, ये सब तो पड़े हुए यार। समित तेल भंडार, यूएसए के पास तेल भंडार, अगेन मैं तेल भंडार का मैं बताया। ठीक है, ये फोटो आप पहले से देखोगे, पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की का मैं बताया हूँ कि एक दूसरे को खींचातानी क्यों कर रहे हैं। जेलेंस्की कमजोर है, पुतिन चाहता है मेरे साइड आ जाए, ट्रंप चाहता है मेरे साइड आ जाए, या फिर दोनों चाहते हैं कि आधा आधा बांट लेते हैं भाई, ना तेरा ना मेरा, बस मना ले कैसे भी। कमजोर का शोषण होता है, बात सच है, इसलिए कमजोर मत बनिए, जागरूक बनिए। जागरूक बनेंगे तो शोषण नहीं हो पाएगा, पक्की बात है। ठीक है, रिसाइकल अब कुछ चीज़ों को किया जा सकता है, जैसे कि क्या क्या चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हो, प्लास्टिक कर सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम, धातु के सारे सामान रिसाइकल कर सकते हो। और एक चीज़ रिसाइकल करते हो, ई वेस्ट जिसको बोलते हैं, ई अपशिष्ट, मोबाइल के टुकड़े, अवशेष, मदरबोर्ड वगैरह है ना, रजिस्टर और सारी चीज़ें आप समझते हो बेहतर मेरे से, बैटरीज वगैरह। प्लास्टिक और कपड़े रिसाइकल कर सकते हो। ई वेस्ट आपके उसमें इन्वायरमेंट वाले बुक में जरूर दिया होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट बुक में खोजना, ई वेस्ट के बारे में पढ़ के देखना। ठीक है, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? उत्तर है निर्भर तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, यही सब विकल्प हो सकते हैं। ज्वार भाटा वगैरह विकल्प हो सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग पे एक क्लास ले लेंगे, आंसर राइटिंग और सिलेबस पे एक क्लास लेंगे पूरा ब्लूप्रिंट पे। संसाधन और विकास समझते हैं, ये सब चीज़ समझ गए। ठीक है, टिकाऊ प्रबंधन वगैरह से, टिकाऊ प्रबंधन मतलब क्या होता है, प्रबंधन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, संसाधन का प्रबंधन आगे अगर चलना है तो। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह सारा चीज़ पढ़ेंगे इकोनॉमी में, ये फिर से पूरी चीज़ें इकोनॉमी में रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, सिंक क्षमता किसको बोलेंगे? पृथ्वी की सिंक क्षमता बोलते हैं अपने अंदर अपशिष्ट जो उसके हैं उसको साफ करने की क्षमता को। प्रकृति के अंदर जो अपशिष्ट समाहित हैं, प्रकृति जब उनको साफ करती है तो उसी प्रकृति की उस क्षमता को सिंक क्षमता कहा जाता है, वही बताया गया है। ठीक है, अब जल का स्तर कम क्यों होता जा रहा है? अगर हम पढ़ें कि जल अगर नवीकरणीय संसाधन है तो फिर संकट क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। आपके क्वेश्चन में मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है, और आपके अभ्यास वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया भी है। उदाहरण फर्स्ट क्या था, उदाहरण भूजल की स्थिति फर्स्ट है, आप उदाहरण एक पढ़ेंगे, उदाहरण दो मैं पढ़ देता हूँ। एक एंडोसल्फान नाम का कीटनाशक होता है, कीटनाशक किसको बोलेंगे? फर्टिलाइजर, जो ना फसल से कीड़े को मारता है, फसल पर से कीड़े को मारता है उसके, ये बोलेंगे। ठीक है, अब
यहाँ केरल में हो रहा था। केरल में बहुत सारे लोग एंडोसल्फान वगैरह यूज कर रहे थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। किसका प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो, भूजल के लिए पुनर्भरण और दोहन के लिए संतुलन क्यों बनाना जरूरी है, इसका आंसर मिल जाएगा तुमको यहाँ पर। कहाँ पे मिल जाएगा? क्या क्वेश्चन था? भूजल के पुनर्भरण के लिए, ठीक है। जल अगर नवीकरण संसाधन है तो फिर संकट क्यों है? यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा, जल संरक्षण और प्रबंधन। जस्ट ऊपर में मिल जाएगा, एक बार पढ़ना और एक बार लिख लेना, याद हो जाएगा और आंसर भी लिख लोगे। फिर एंडोसल्फान के उपयोग रोकने के लिए न्यायालय तक जाना आवश्यक क्यों समझा गया? अब ये आर्टिकल 19 ही है, क्लियर की नहीं पता मुझे, 19 और 21 कन्फ्यूजन है, पर ये भारतीय संविधान में इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट का अधिकार मिलता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जिसमें है ना, वही है। शायद आर्टिकल 19 ही है मोस्ट प्रोबेबली, उसको क्लीन इन्वायरमेंट का अधिकार मिलता है। 21A के हिसाब से देखो क्या मिलता है आपको। आर्टिकल 21A में क्या मिला है? 0 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। नहीं समझे हो? एंडोसल्फान का उपयोग होता है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। संसाधन प्रबंधन, फिर से संसाधन प्रबंधन आ गया। कैसे करना है? वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना है, नवीनीकरण का पालन करना है, समुचित उपयोग करना है। गांधी जी कुछ कुछ बोल के गए हैं, इस बुक में लिख दिया है, लेकिन किसको क्या पढ़ने की किसको फुर्सत है। संसाधनों का समुचित प्रयोग, ठीक है। कैसे करोगे? ये सारा चीज लिख लोगे, और यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया है करने के लिए, इसको जरूर करोगे, डिस्कस करोगे आप, है ना, क्या क्या चीजें आप रिसाइकल कर सकते हो। और भारत का एक सौर ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, शायद बन सकता है, पर थोड़ा सा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगता है। संसाधन प्रबंधन में नौ नए मौके और चुनौतियां, ठीक है। संसाधन प्रबंधन मतलब जैसे मान लो कि थार के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बारिश बहुत कम होता है। अब थार का मरुस्थल यहाँ पे पंजाब के आसपास से निकल के इस वाले डायरेक्शन में ऐसे बहता है, ठीक है। एकदम क्लियर नहीं पता, पर रफ डायग्राम यही है, ठीक है। इंडिया का रफ डायग्राम यही है। ये वाला एरिया हिमालय है, यहाँ से म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है, और इधर से आओगे तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इधर जाओगे तो पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, ठीक है। और फिर इधर मिडिल ईस्ट वगैरह के देश हैं। तो उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल, मतलब ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए क्या किया? नहर निकाल दिए। नहर निकाले तो फिर यहाँ पे खेती किसानी होने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, पर साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ पता है? क्या प्रॉब्लम हुआ? भूमि बंजर होने लगी। भूमि क्यों बंजर होने लगी? पेस्टिसाइड, कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से, या फिर समुचित प्रबंधन के साथ न उपयोग करने से कीटनाशक का दुष्प्रभाव था, ठीक है। अब कथन और कारण का दोनों का आंसर देखो कि पाषाण काल, पहले तो पाषाण काल हिस्ट्री का देख लेना कि कहाँ पे है, एक बार रिवीजन कर लेना। तो उसमें प्रमाण नहीं मिलते हैं और ज्ञान भी नहीं था, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों गलत है, इसमें भी कथन और कारण दोनों गलत है। जन स्तर का रिचार्ज होता है, लेकिन पूरा रिचार्ज थोड़ी हो पाएगा यार, क्या ना, दिमाग लगाने वाली बात है। अगर आप कहीं का जंगल काट के उस पर बिल्डिंग बना दोगे, अधोसंरचना बना दोगे, तो कहाँ से विकास हो पाएगा? मतलब कहाँ से फिर रिचार्ज हो पाएगा? वन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक बात है, लेकिन जितना वन काटा जाए उतना नहीं उग पाता है, ये गलत बात है, ठीक है। ये अधोसंरचना वाली बात ही है। संसाधन नहीं होते, बनाए जाते हैं। मानवीय संसाधन की बात हो रही है, विकसित कैसे किए जाते हैं, आप लिख लोगे, समझ गए हो। मानव और प्रकृति, कोई भी 2-3 संसाधन लिख देना कि मानव कैसे बनाता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, कच्चे गैल से हम लोग रिफाइन करके उसको पेट्रोल या डीजल बना सकते हैं, वैसी टाइप से है, लिख लोगे। जल संसाधन कौन से संसाधन पर निर्भर है? सभी सभी जल संसाधन पर निर्भर है, लेकिन आपको अगर लिखना है तो इस्पात, लोहा, विद्युत वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। विकल्प का चयन कर लेंगे, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।